よっぽど手っ取り早い。ルディ、そろそろお休みしよっか。まだまだこれからだぞ。अब रुको यहाँ पे, ये जो तुमने आवाजें सुनी है, क्या तुमको यही लगता है कि 4-बिट ने हेंटाई का रिव्यू करना शुरू कर दिया है? ना ना, मेरा जवाब है, मैंने उसका हेंटाई का रिव्यू नहीं किया। ये है किससे का एनिमे, मुसोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। तो ये एनिमे मैंने रिसेंटली देखी है, और जैसा तुम अभी कंफ्यूज हो चुके थे कि स्टार्टिंग में ये क्या हो गया, वैसा भी मेरा हाल था। जब मैंने पहला एपिसोड में करीब 10 मिनट के बाद जैसे ही ये आवाजें आनी शुरू हुई, आई वॉज लाइक क्या हो रहा है, पहला एपिसोड है, इतनी जल्दी कैसे ब्रो? तो ये हुआ सबका आहिस्ता दोबारा एक नई एनिमे के रिव्यू के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो रिसेंटली मैंने मेरी एनिमे जर्नी के करीब दूसरी इसेकाई एनिमे देखी, जो है मुसोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। और पहली मेरी इसेकाई एनिमे थी जहाँ से इस तरह की शुरुआत हुई थी, द एमिनेंस इन शैडो। तो या मुसोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन में जो रीइंकार्नेशन जो हमारा मेन कैरेक्टर हुआ है, वो थोड़े से अलग वे में हुआ है। या तो उसकी पास्ट लाइफ भी बहुत ज्यादा उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती है। तो या आज मैं तुम्हें बहुत कुछ वही दिखाने वाला हूँ कि मुझे इस एनिमे में क्या क्या अच्छा लगा, और कुछ ऐसी चीजें भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में जो मुझे दिखानी चाहिए। लेकिन या क्रंची रोल है वो, अगर तुम स्क्रीन रिकॉर्ड करो तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आती है, तुम वो पार्ट नहीं देख सकते। तो या मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ, मतलब सुना सकता हूँ। तो या और देखो, 34 ईयर का हमारा एक मेन कैरेक्टर है, 34 ईयर का लड़का जो क्लास में बहुत ज्यादा बुली होता है, लेकिन वो अपने फिर बुली होने के कारण वो अपने वहां जाना बंद कर देता है और अपने आप को रूम में लॉक करता है और बस गंदी हरकतें करता रहता है रूम में। तो वो जहाँ पे रेंट पे रह रहा होता है, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि ये कौन सी हरकतें कर रहा है, तो वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और वो बस ऐसे भटक रहा होता है कि एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होते ही कुछ 3 स्टूडेंट्स की तरफ जाता है, लेकिन वो उन 3 स्टूडेंट को बचाने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर ट्रक से भिड़ जाता है। और या इसेकाई वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। हर एक इसेकाई एनिमे की स्टार्टिंग कुछ ऐसा ही होती है, लेकिन ये हमें एपिसोड 2 में बताया जाता है कि इसके साथ ये कैसे रीइंकार्नेट हुआ। तो या यहाँ सब वो रीइंकार्नेट होता है, और सबसे पहले वो अपने मॉम डैड को देखता है और वो अपने आप से बात कर रहा होता है दिमाग में। अब देखो, वो जहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ है उसकी बॉडी एक बच्चे की तरह ही ग्रो होगी, लेकिन उसकी जो सोल है वो 34 ईयर की रहेगी और 34 से आगे ग्रो होना होगी। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि एक 5 साल के बच्चे के अंदर 34 साल के लड़के की दिमाग है, मतलब उसे कॉमन सेंस सब कुछ पता है। तो वो जब अपनी पहली बार अपनी माँ के गोद में आता है, तब उसे कुछ ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है, और वो पहला शब्द बोलता है, हर ब्लैंक आर ह्यूज। इतना हरामी मेन कैरेक्टर है, इतना हरामी मेन कैरेक्टर तुम समझ नहीं पाओगे। और जब इसकी वो सबसे पहले इसकी मेड को देखता है, हाँ सबसे पहले मैं कुछ नाम क्लियर कर देता हूँ। देखे, ये हमारा जो मेन कैरेक्टर जब इस रीइंकार्नेट होता है, तब उसके डैड का नाम पॉल है, उसकी माँ का नाम जेनिथ है, और उसके घर पे एक मेड है जिसका नाम लिलिया है। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा सुनने में। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो पता नहीं क्यों जब से वो पैदा हुआ तब से लिलिया की चेस्ट को देख के कुछ अलग तरह के एक्सप्रेशन उसके मुंह पे आ रहे हैं, और लिलिया भी लाइक ये बच्चा मेरे तरफ देख के ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब ऐसे क्यों देख रहा है, उसे भी ठीक नहीं लग रहा। और मैं जो तुम्हें स्टार्टिंग में जो साउंड सुन रहा है, वो तुम्हें करीब 4 एपिसोड तक सुनने को मिलेंगे। और चौथे एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है कैरेक्टर का हुआ, वो हम देख सकते हैं। देखो, चौथे एपिसोड में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं कि हमारा जो पॉल है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का डैड, वो हर रोज जेनिथ के साथ तो वो प्रक्रिया तो शुरू ही रहती है उसकी, जो मैं तुम्हें सबसे पहले क्लिप में सुनाई वो वाली। लेकिन हमारी जो लिलिया है वो उसकी मेड है, तो उससे भी वो आवाज सुनने आएगी, और वो बचपन से वो आवाज सुनती रही जब तक हमारा मेन कैरेक्टर का जन्म हुआ है, और उससे पहले भी शायद सुनती होगी। तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो हमारे मेन कैरेक्टर का डैड यानी कि पॉल को ही सेड्यूस कर लेती है। और वो एट दी एंड हमें चौथे एपिसोड में पता चलता है कि जेनिथ अपनी दूसरी बार प्रेग्नेंट है, और हमारी जो लिलिया है यानी कि मेड, वो पहली बार प्रेग्नेंट है। और हमारी जेनिथ सीधा सीधा पोल की तरफ देखती है, और पोल कहता है हो सकता है कि वो शायद मेरा ही बच्चा हो, और जेनिथ खड़ी होती है और एक थप्पड़ देती है पोल को। उसके बाद पोल पूरा डिप्रेशन में, पोल कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन और फिर हमारी लिलिया भी कहती है मैं यहाँ से चली जाऊं, वही अच्छा है। और लिलिया जहाँ पे रहती है वो करीब बहुत दूर है, तो उससे ठंड में जाना तो इतना नहीं देते। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, मतलब मैंने कहा ना, उसकी बॉडी भले ही बच्चे की, लेकिन उसके अंदर जो सोल है वो एकदम मेच्योर बालक की है। भले उसकी हरकतें मेच्योर ना लगे, लेकिन वो बालक है मेच्योर, 34 एज उसकी है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि मुझे कोई दूसरा भाई या फिर बहन मिले। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि वो जेनिथ को तो अपनी माँ मानते हैं, लेकिन वो लिलिया को भी अपनी दूसरी माँ मानता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो गर्म मामला था वो ठंडा हो जाता है। और जेनिथ हमारी जो है वो रूम में अपने चली जाती है, और लिलिया अपने रूम में चली जाती है। लेकिन लिलिया अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि यह सब कुछ जो हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी
उसी की वजह से हुआ है, उसी ने पोल को सेड्यूस किया था। और जब वो सोच रही थी ये सब कुछ, उसके बैकग्राउंड में हमें जो सीन दिखाए गए हैं कि पोल कैसे सेड्यूस हुआ उसकी तरफ से, डैम ब्रो, मैं भी सोच रहा हूँ भाई मैं पक्का इसे का एनीमे देख रहा हूँ, इसी का एनीमे नहीं है, वो हेंटाई की तरफ ज्यादा जा रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें चौथे एपिसोड में देखने को मिलता है और फिर बहुत कुछ आगे होता है और फिर 10वें एपिसोड तक बस सभी नॉर्मल चीजें चलती रहती है। और 10 एपिसोड खत्म होने के बाद एक आता है टर्निंग पॉइंट, एक माना डिजास्टर होता है जिसकी वजह से सारे लोग अलग अलग जगह पर स्पॉन होने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एरिस, जो कि हमें आगे इंट्रोड्यूस कराई जाती है, वो एक डीमन लॉर्ड यानी डीमन की एक जगह पे होती है, डीमन कॉन्टिनेंट, वहां पे समन हो जाते हैं। जहाँ पे एरिस है वो एक बड़े से किंगडम से, यानी कि एक राजा की बेटी है वो, तो उसका किंगडम पूरा सफाया हो जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर जिस गांव से है वो उसका भी पूरा का पूरा सफाया हो जाता है। और ये लोग एक अलग जर्नी पर मिलते हैं जहाँ से ये मिलते हैं एक्सपेरिडो से। अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन इन्हें में ये लोग उसको स्पेरिडो बोलते हैं। और हमारी एक टीचर है हमारे मेन कैरेक्टर की, रॉक्सी, जो उसे मैजिक सिखाती है, जो कि दूसरे एपिसोड में इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जिसके पास हरे बाल हो और माथे पे जेम हो वो बहुत ही, ऐसा कहूँ तो, डेंजरस आदमी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर रूडियस उसे भी अपना दोस्त बना लेता है और रूडियस, एरिस और हमारा में वो स्पेरिडो तीनों एक के साथ पार्टी बनाते हैं और एक एडवेंचर पर निकलते हैं जो लोग पता करना चाहते हैं। और एरिस जो है उसको वापस घर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी अलग अलग मूवमेंट आती है, बहुत सारी कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली मूवमेंट आती है, एक्शन आता है, फाइट आती है और एक ये वाली मूवमेंट आती है जहाँ पे ये करीब 13 एपिसोड है, उसमें रॉक्सी जो है वो ढूंढ रही होती है और इन लोगों की पार्टी का नाम डेड एंड होता है। लेकिन रॉक्सी को पता नहीं है कि वो जो उसका स्टूडेंट है वो भी इसी पार्टी का हिस्सा है। तो बस वो रॉक्सी भागी भागी आ रही होती है, उसे कुछ ये सुनाई देता है। बस इतना काफी है तुम लोगों के लिए, इससे आगे का मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला। लेकिन इसके आवाज के साथ जो हमें बैकग्राउंड में सीन दिखा जाता है एनीमे में, कसम बहुत अच्छे थे। और वो सीन देख के मेरा और रॉक्सी, हम दोनों का चेहरा एकदम सेम कि बीसी ये हो क्या रहा है। और इसके बाद एपिसोड 17 रीयूनियन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रूडियस और उसका डैड पोल एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन पोल जो है वो रूडियस की प्रोग्रेस उसने करी है, अकेले ने डीमन कॉन्टिनेंट फाइंड बाहर आ चुका है डीमन कॉन्टिनेंट से, लेकिन फिर भी उसका डैड उसकी प्रोग्रेस से खुश नहीं, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को नहीं ढूंढा। और हाँ, माना डिजास्टर जोन के बाद लिलिया, उसकी बेटी आयशा और हमारी जेनिथ, ये सब लोग अलग अलग जगह पे खो जाते हैं और हमारा रूडियस भी कहीं अलग जगह पे हो जाता है। लेकिन सीजन 1 के एंड में लिलिया और आयशा दोनों मिल जाती हैं और वो दोबारा पोल के साथ वापस आ जाती है। मतलब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली मिल चुकी है सिवाय रूडियस की माँ के, जेनिथ के। और सीजन 2 में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जेनिथ को ढूंढने जाता है। सीजन 1 के एंड में वो एरिस हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ देती है, मतलब छोड़ नहीं देती, मतलब उसका साथ छोड़ देती है और वो अपने अलग सफर पर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन फिर भी वो सीजन 2 में धीरे धीरे रिकवर करता है और प्रोग्रेशन करता है। और सीजन 1 का 21वां एपिसोड टर्निंग पॉइंट 2, भाई वो एपिसोड मैं कहूँ 10 आउट ऑफ 10, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की ड्रैगन गॉड के साथ एनकाउंटर होता है और भाई हमारे मेन कैरेक्टर की जब फटती है उस वक्त, भाई वो देखने में मजा आ गया। तो सीजन 1 के लिए बस इतना ही था। और सीजन 1 के ऊपर मुझे कुछ बातें बोलनी है। इन लोगों को कपड़े बनाने के लिए कोई पैसे नहीं देता क्या? ये क्या है? ये इसका ऊपर का टॉप नहीं है तो नीचे ठीक है, लेकिन ऊपर ये क्या है? ये ढका भी नहीं कह सकते तुम, और इसके तो कुछ पहना ही है, ये नाइट ड्रेस भी नहीं बोलता मैं इसको, ये क्या बना रखा है? और सीजन 2 में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक पार्टी ज्वाइन करता है जहां पर वो एक लड़की को बचाता है और वो जो लड़की का नाम है सारा। और वो बाद में हमारी जो है सारा और हमारा मेन कैरेक्टर का एक ऐसा सीन आता है जहां पे सारा संपूर्ण निर्वस्त्र हो चुकी है, प्रक्रिया बस शुरू ही होने वाली होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर कुछ दिक्कत नोटिस होती है। और वो दिक्कत सारा में नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर में। और वो दिक्कत ये है कि उसका जो लीवर है वो खड़ा ही नहीं हो सकता। भाई ये बात सुन के और ये बात देख के मेरी फट के आस मार चुकी थी। दुनिया का कोई भी लड़का हो भाई, अगर ऐसे टाइम पे ऐसा कुछ हो भाई, वो मुंह नहीं देखा पाएगा। और भाई वही होता है, सारा थप्पड़ मार के चले जाती है उसको और वो कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम उसके अपने एक दोस्त को बताता है और उसका जो दोस्त है वो उसे ले जाता है रेड लाइट एरिया में, और वहां पे भी उसकी हमारा मेन दाल नहीं गनती। और वो सीजन 2 के 12 एपिसोड बस यही है। वो हमारा जो बंदा है वो फिर एकेडमी ज्वाइन करता है, जो कि उसे बचपन में भी ज्वाइन करनी थी अपनी दोस्त के साथ, लेकिन उसके पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो पैसे कमाने एरिस को मैजिक सिखाने जाता है ताकि वो पैसे कमा के ये स्कूल में आ सके। तो सीजन 2 में वो उसी स्कूल इसी को इनविटेशन देती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर है वो बिना चांट पड़े ही मैजिक यूज कर सकता है। तो वो अपनी ये जो खड़ा नहीं होने वाली बीमारी को
ठीक करने के लिए वो मैजिक स्कूल में जाता है और एट दी एंड सीजन 2 में वो मैजिक स्कूल पे उसी की बचपन की दोस्त सिल्फी मिल जाती है और वो दोनों दोबारा एट दी एंड लास्ट में वो प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर की जो बीमारी है वो खड़ा ना होने वाली वो खत्म हो जाती है, उसका खड़ा हो जाता है। मुझे शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर की बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है और यहीं पे सीजन 2 का पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। और अगले महीने 7 या 8 अप्रैल को इसका पार्ट 2 होने वाला है, जहां पे हम इसके 13 से लेकर 24 एपिसोड को दोबारा देखने वाले हैं। तो फिर मजा आने वाला है कि वो अपनी मॉम को कैसे ढूंढेगा, क्या उनका फैमिली दोबारा वापस मिल पाएगी या नहीं, वो सब कुछ देखने को मिलता है। तो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने तुम्हें रिव्यू में वो सारी बातें बताई जो स्टोरी से रिलेट नहीं करती ना ज्यादा। हाँ, सीजन 2 की जो बात है वो थोड़ी सी स्टोरी से रिलेट करती है, लेकिन सीजन 2 में तुम देखोगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक्शन देखने को मिलेगा, साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मैजिक्स देखने को मिलेंगे, हमारे मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो या गाइस, आज की वीडियो हम बस यहीं पर एंड कर देते हैं। सो ऑल ऑफ यू गाइस आर ऑसम, डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग। तुमने जो बैकग्राउंड में जो सारी क्लिप्स देखी है वो सारी क्लिप्स मैंने डाउनलोड करी उनकी वेबसाइट में से, जिनकी वेबसाइट में उन्हें कहा था कुछ ऐसा टैग कर देना @pika@zk। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लिप्स।